हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और 100 सीरीज में आज आप देखने वाले हो उसका 5th पार्ट। ये मूवी आई थी 2008 में, यानी कि 4th पार्ट के 1 साल बाद। इसे डायरेक्ट किया है डेविड हैकल ने। यहाँ पर डैरन लिन बोसमैन ने भी इस सीरीज को छोड़ दिया था, लेकिन वो इसे हैंड ओवर करके गए थे डेविड हैकल को, जो कि पिछली 3 फिल्मों के प्रोडक्शन डिजाइनर और पिछली 2 फिल्मों के सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे। तब इस फ्रेंचाइज की सभी मूवीज की फील एक जैसी है, क्योंकि इसे एक ही टीम आगे बढ़ा रही थी। इसके राइटर हैं पैट्रिक मेल्टन और मार्कस डंस्टन, जिन्होंने स्वॉफोर्ड लिखी थी। तो ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। इस मूवी में हम हॉफमैन के बारे में जानेंगे, वो जिक्सॉ का साथी कैसे बना और क्यों बना। वीडियो के एंड में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे और मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो बताऊंगा ही। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं सेथ बैक्स्टर नाम के आदमी को, जो कि जिक्सॉ के ट्रैप में फंसा हुआ था। वो एक मर्डरर है, लेकिन किसी टेक्निकलिटी की वजह से उसे सिर्फ 5 साल की सजा हुई थी। अब क्योंकि जस्टिस नहीं हुई, इसीलिए जिक्सॉ जस्टिस कर रहा है। सेथ एक टेबल पर चेंड है और उसके ऊपर एक पेंडुलम ब्लेड है। धीरे धीरे वो ब्लेड नीचे आता जाएगा और सेथ को बीच में से काट देगा। इससे बचने के लिए सेथ को अपने दोनों हाथों को क्रश करना है। जैसे ही उसके हाथों का चूरा हो जाएगा, वो फ्री हो जाएगा, और फ्री होने के लिए उसके पास सिर्फ 60 सेकंड्स हैं। उसकी गेम स्टार्ट होती है और वो ब्लेड नीचे आने लगता है। डर के मारे सेथ जल्दी से अपने हाथों का बलिदान दे देता है, लेकिन तब भी वो ब्लेड नहीं रुकता। वो उसे चीरने लगता है और देखते ही देखते उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। हम देखते हैं कि कोई वहां छुप कर ये सब देख रहा था। अब इस ट्रैप ने जिक्सॉ के रूल्स के हिसाब से काम नहीं किया। इसका मतलब साफ है, ये ट्रैप जिक्सॉ का था ही नहीं। ये किसका ट्रैप है वो हमें आगे पता चलेगा। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम फिर से पहुंच जाते हैं 4th पार्ट की टाइमलाइन में, जब स्वैम ने जेफ को मार दिया था और हॉफमैन उसे वहां बंद करके चला गया था। स्वैम वहां पर परेशान हो रहा था। तभी उसे एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और गैस करो कि उसके पीछे क्या था। एक टेप रिकॉर्डर। वो उसे प्ले करता है और उसमें जिक्सॉ बोल रहा था। वो स्वैम को आगे जाने से मना करता है, और ये कोई एडवाइस नहीं बल्कि वार्निंग थी। अब स्वैम उसकी वार्निंग को पूरी तरह अनसुना करके उस टनल के थ्रू आगे बढ़ता है, और आगे उसे मिलता है पिग मास्क पहना एक आदमी, जो कि उसे बेहोश कर देता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने सर को एक बॉक्स में बंद पाता है। उस बॉक्स में धीरे धीरे पानी भर रहा था। वो पूरी तरह पानी से भर जाता है और स्वैम को अपना अंत बिल्कुल साफ साफ दिख रहा था। ये जिक्सॉ की वार्निंग को अनसुना करने का नतीजा है। स्वैम हिम्मत हार चुका था, लेकिन आखिरी टाइम पर वो अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को काम में लाता है। वो अपने पेन को अपने गले में घुसा देता है और चैन की सांस लेता है। इस प्रोसीजर को ट्रेचोटोमी कहते हैं। पुलिस वहां पहुंच जाती है और हॉफमैन कॉर्बेट के साथ उस वेयरहाउस से निकल जाता है। कॉर्बेट आपको याद ही होगी, वो जेफ की बेटी है, जिसे जिक्सॉ ने कहीं पर छुपा दिया था। कई लोगों को लग रहा था कि जिक्सॉ ने उसे मार दिया, लेकिन जिक्सॉ बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अब यहाँ आप कॉर्बेट के हाथ में जो टॉय देख रहे हो, वो हमने पिछले पार्ट में हॉफमैन के हाथ में देखा था, यानी कि तब से हॉफमैन ही कॉर्बेट का ख्याल रख रहा था। यहाँ हॉफमैन जिक्सॉ के ट्रैप से बच निकला और उसने एक बच्ची को भी बचा लिया, ऐसा वो दुनिया को दिखा रहा था। वो कहता है कि और कोई भी जिंदा नहीं बचा, लेकिन वो गलत था। स्वैम को भी रेस्क्यू कर लिया गया था और उसे देखकर हॉफमैन के होश उड़ चुके थे। इसके बाद आपको पता ही है कि जिक्सॉ की ऑटोप्सी होगी और उसके पेट में से निकली टेप को हॉफमैन सुनेगा। ये हमने पिछले पार्ट में देख लिया था। यहाँ जिक्सॉ का केस क्लोज हो चुका है और उसे क्लोज करने के लिए हॉफमैन को प्रमोशन भी मिलता है। उधर जिक्सॉ का लॉयर उसकी एक्स वाइफ जिल टक को जिक्सॉ की संपत्ति देता है, और वो था एक बॉक्स। उस बॉक्स के अंदर क्या है वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन जो कुछ भी है बहुत जरूरी है। उधर हॉफमैन को उसके ऑफिस में एक मैसेज मिलता है, जिसमें लिखा था कि मैं जानता हूं तुम कौन हो। उस मैसेज को पढ़ते ही हॉफमैन परेशान हो जाता है। वो सीधा जाता है एविडेंस रूम में और स्वैम का फोन चुरा लेता है, जो कि वेयरहाउस से मिला था। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाता है और उसे पता चलता है कि एजेंट पेरेस मर चुकी है। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट में बिली का फेस ब्लास्ट हो गया था और उसके टुकड़े पेरेस के फेस में धस गए थे। वो बेचारी बच नहीं पाई। स्वैम कहता है कि पेरेस के आखिरी वर्ष थे डिटेक्टिव हॉफमैन। वो हॉफमैन से इसका जवाब मांगता है। अब तक उसे हॉफमैन के ऊपर पूरा शक हो चुका था, क्योंकि वो बिना किसी खरोच के जिक्सॉ की गेम से निकला था, जो कि इम्पॉसिबल है। हॉफमैन उसे कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो जरूरी ही नहीं समझता। उसने जिक्सॉ का केस क्लोज जो किया है। हॉफमैन के जाने के बाद वहाँ स्वैम का सीनियर डैन एरिक्सन आता है। स्वैम उसे कहता है कि वो जिल टक से पूछताछ करना चाहता है, लेकिन एरिक्सन ने कुछ और ही सोच रखा था। वो स्वैम को मेडिकल लीव देकर इस केस से हटा देता है। अब आप कहोगे कि जिक्सॉ का केस तो बंद हो गया, तो स्वैम को किस केस से हटाया? जिक्सॉ केस पुलिस डिपार्टमेंट ने बंद किया है। FBI भी अपना काम कर रही है। उधर हॉफमैन एक लोकेशन पर पहुंचता है जहां से वो किसी गेम को कंडक्ट कर रहा था।
अब वो नया जिक्सॉ बना है तो उसे अपनी गेम भी तो ट्राई करनी है। यहाँ हम उसकी गेम का मॉडल भी देख सकते हैं और इससे हमें पहले ही बहुत कुछ पता चल जाता है। जैसा कि गेम में 5 लोग हैं और गेम के 4 पड़ाव हैं, जिनमें से तीसरे में बाथटब भी यूज होगा। गेम स्टार्ट हो चुकी थी। गेम के कंटेस्टेंट्स हैं एशली, ब्रेट, चार्ल्स, लूबा और मलिक। उनके गर्दन पर कॉलर बंधे हैं जो कि केबल से कनेक्टेड हैं। उनके लॉक की चाबी उनके सामने है, लेकिन जैसे ही उनमें से कोई एक आगे बढ़ेगा उनका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा और खुद को फ्री करने के लिए उनके पास सिर्फ 60 सेकंड्स होंगे। अगर वो खुद को फ्री नहीं कर पाते तो उनकी केबल्स पुल होंगी और पीछे लगे ब्लेड्स में फंसकर उनकी गर्दन कट जाएगी। उन्हें कई टेस्ट सर्वाइव करने हैं। आज वो 5-1 बनेंगे। उन्हें सलाह दी जाती है कि उन्हें अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के ऑपोजिट काम करना है, तभी वो बच पाएंगे। वो सब कनेक्टेड हैं। अब इस गेम से बचने के लिए वो वहाँ बैठे भी तो रह सकते हैं, क्योंकि अगर कोई आगे नहीं बढ़ेगा तो वो टाइमर भी स्टार्ट नहीं होगा, है ना। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर एक टाइम बॉम्ब भी है। अगर उसका टाइम पूरा होने से पहले वो उस रूम से नहीं निकले तो वैसे भी सब मारे जाएंगे। ये सब देखकर मलिक पैनिक कर जाता है और वो सीधा अपनी चाबी की तरफ भागता है। अब यहाँ ये ताकत का खेल बन गया और ताकत सबसे ज्यादा चार्ल्स में ही थी। वो अपनी चाबी ले लेता है। उसके बाद वो सब भी एक एक करके अपनी चाबी ले लेते हैं और टाइम पूरा होने से पहले फ्री हो जाते हैं। लेकिन मलिक की बेवकूफ़ी की वजह से एशली फ्री नहीं हो पाती और वो मारी जाती है। नेक्स्ट रूम का दरवाजा खुल जाता है और वो सब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर ब्रेट थोड़ी समझदारी दिखाती है। आगे बढ़ने से पहले वो सारी चाबियां उठा लेती है, क्या पता वो आगे काम आए। मीनवाइल हम देखते हैं स्वयं को, जो कि लीव पर होने के बावजूद भी इस केस पर काम कर रहा था, क्योंकि वो हॉफमैन का पर्दा फाश करना चाहता है। अब जिस फाइल को वो देख रहा है उसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है। इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि जिक्सॉ का पहला विक्टिम सीसिल था, जिसे नाइफ चेयर में ट्रैप किया था। उस वक्त जिक्सॉ केस पर काम कर रहा था डिटेक्टिव फेस, जिसे आप कई बार देख चुके हो। जिक्सॉ का दूसरा विक्टिम था मार्क विल्सन, जो कि में सॉ 1 में दिखाया गया था। वो जलकर मरा था। उसकी बारी पर भी फेस की था। तीसरा विक्टिम है सेथ बैक्स्टर, जिसे मरते हुए हमने इसी मूवी की ओपनिंग में देखा था। उसकी बारी पर एलिसन कैरी पहली बार जिक्सॉ केस से जुड़ी थी। चौथा विक्टिम था पॉल लीही, जो कि ये आदमी था। इसे भी हमने सॉ 1 में देखा था। इसकी बारी पर हॉफमैन पहली बार जिक्सॉ केस से जुड़ा था, टैपर सिंह के साथ। यानी कि हॉफमैन भी सॉ 1 से इस फ्रेंचाइज का हिस्सा है। इस फाइल को दिखाने का मकसद यही है कि हम हॉफमैन को नया कैरेक्टर ना समझे, वो भी यहाँ शुरुआत से है। ये बात अलग है कि हॉफमैन से हम सब नफरत ही करते हैं। यहाँ आप ये भी देख सकते हो कि अमेंडा जिक्सॉ की 5वीं विक्टिम थी, और ये भी देख सकते हो कि एरिक 7वें विक्टिम से इस केस से जुड़ा था। ये फाइल्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, इसलिए स्वयं सभी जिक्सॉ फाइल्स को लेकर फरार हो जाता है। वो जिक्सॉ के तीसरे विक्टिम सेथ बैक्स्टर के बारे में रिसर्च करता है, जिसे हमने इस फिल्म की ओपनिंग में देखा था। सेथ ने एक लड़की का मर्डर किया था और वो लड़की हॉफमैन की बहन थी। अब सब कुछ एकदम साफ है। सेथ को जिक्सॉ ने नहीं बल्कि हॉफमैन ने मारा था, इसीलिए सेथ के पास बचने का कोई चांस नहीं था और हॉफमैन ने सब कुछ किसी जिक्सॉ गेम की तरह प्लान किया, ताकि बिल जिक्सॉ के नाम पर फटे और उसका बदला भी पूरा हो जाए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब उसने सेथ को मारा था तो वो जिक्सॉ के लिए काम नहीं करता था, तब तो जिक्सॉ खुद ही नया नया था। स्वयं भी ये सब अच्छे समझ जाता है। उधर हॉफमैन की गेम सेकंड लेवल पर पहुंच चुकी थी। उस रूम में भी टाइम बॉम्ब लगे थे, जो कि टाइम पूरा होने पर फट जाएंगे। उनसे बचने के लिए वहां पर 4 चेंबर्स थे, जिनकी चाबी उनके ऊपर लटक रही जार्स में थी। लेकिन दिक्कत यह है कि चाबी सिर्फ 3 चेंबर्स की है। टाइम पूरा होने से पहले उन्हें चाबी ढूंढकर उन चेंबर्स में जाना है। अब यहाँ भी चार्ली ही अपनी ताकत दिखाता है। जार्स फोड़ने से पहले वो मलिक को फोड़ देता है। रीजन ऑब्वियस है, वो नहीं चाहता कि मलिक इस राउंड को सर्वाइव करे। उसे ब्रिट और लूबा ज्यादा डिजर्विंग लगते हैं। वो सारे जार्स फोड़ देता है और लूबा और ब्रिट एक एक चाबी उठा लेते हैं। चार्ली भी अपनी चाबी उठाकर चेंबर की तरफ बढ़ रहा था, तभी लूबा पीछे से उसके ऊपर अटैक कर देती है और मलिक उसकी चाबी लेकर जल्दी से चेंबर में चला जाता है। लूबा भी चेंबर में पहुंच जाती है और मारा जाता है चार्ली। उधर स्वयं को पता चलता है कि सेथ बैक्स्टर के केस के बाद से ही हॉफमैन हर एक जिक्सॉ केस पर था। अब यहाँ में जाना पड़ेगा पास में। जिक्सॉ की नकल करके हॉफमैन कैसे बच सकता था? जिक्सॉ से भी उठा लेता है। हॉफमैन को उसने एक हल्के ट्रैप में फंसाया था, क्योंकि अगर हॉफमैन ने उसे कॉपी किया है इसका मतलब उसके काम से इंस्पायर्ड है। लेकिन अगर कॉपी कर ही रहे हो तो कम से कम काम तो बराबरी का करो। जिक्सॉ से अच्छा खासा लेक्चर देता है और उसे एक ऐसा तरीका बताता है जो कि किलिंग से भी ज्यादा इफेक्टिव है, और वो है जिक्सॉ का तरीका। जैसे वो अपने बाकी विक्टिम्स को एक चांस देता है, वैसे ही वो हॉफमैन को भी एक चांस देता है, और उसका चांस था जिक्सॉ के साथ काम करना। चॉइस उसकी थी और उसने क्या चुना ये तो आप जानते ही हो। इस मीटिंग के बाद से उसने हर एक ट्रैप में जिक्सॉ की मदद की, तभी जिक्सॉ इतने सारे अपराधियों को ट्रैप कर पाया, क्योंकि हॉफमैन सारी पुलिस फाइल्स उस तक पहुंचा देता था। उन दोनों ने साथ मिलकर विक्टिम्स को पकड़ा। पार्ट 2 के नर्व गैस हाउस को भी उन दोनों ने ही सेटअप किया था। यहाँ में ये तो बताया गया है कि हॉफमैन अमेंडा के बारे में जानता था, लेकिन ये नहीं बताया गया कि अमेंडा उसके बारे में जानती थी या नहीं। शायद ये हमें आगे पता चले।
हॉफमैन अभी भी जिक्सॉ के काम को आगे बढ़ा रहा है और फिलहाल वो स्वयं के बॉस एरिक्सन को ये यकीन दिला रहा है कि स्वयं ही जिक्सॉ का तीसरा साथी है जो अब उसके काम को आगे बढ़ाएगा। और एरिक्सन के लिए यकीन करना ज्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि स्वयं ऑलरेडी सारी जिक्सॉ फाइल्स लेकर फरार था। उधर हॉफमैन के शिकार पहुंच गए थे 3rd लेवल पर। वहां पर भी टाइम बॉम्ब्स थे और बीच में था एक बाथटब। अगले रूम के दरवाजे पर 5 लॉक्स थे जिन्हें खोलने के लिए उन्हें 5 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को क्लोज करना था और उन्हें क्लोज करने के लिए उनके कॉर्ड्स को बाथटब के पानी से कनेक्ट करना था। ये उनकी टेंशन है कि ये वो कैसे करेंगे। अब उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि उनमें से एक उस बाथटब में लेटेगा और वो 5 कॉर्ड से कनेक्ट कर देंगे, जिससे ऑफ कोर्स पानी में लेटा पर्सन करंट लगने से मर जाएगा, लेकिन वो दरवाजा खुल जाएगा। अब कोई भी बलिदान देने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो फिर से ताकत की गेम बन जाती है और इस बार ताकत दिखाती है ब्रेट। लूबा को स्टैप करके वो बाथटब में फेंक देती है। उससे कॉर्ड्स को कनेक्ट करके वो दरवाजे को खोल लेते हैं। यहाँ लूबा को मारकर वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं। उधर जिल तक पहुंचती है एरिक्सन के पास और वो कहती है कि एजेंट स्वयं उसका पीछा कर रहा है। हम सब जानते हैं कि स्वयं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, वो हॉफमैन के पीछे पड़ा है। फिर जिल ने उस पर इल्जाम क्यों लगाया? कहीं ये उस बॉक्स की वजह से तो नहीं जो उसे जिक्सॉ के विल में मिला है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इससे एरिक्सन का शक और ज्यादा तगड़ा हो जाता है कि स्वयं ही जिक्सॉ का तीसरा साथी है। स्वयं अभी भी जिक्सॉ के क्राइम सीन्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा है। यहाँ में दिखाया जाता है कि जो गेम अभी चल रही है उसके विक्टिम्स की फोटो जिक्सॉ ने हॉफमैन को दी थी जब वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। अब यहाँ एक और चीज क्लियर कर देता हूँ कि स्वयं का बचना प्लान का हिस्सा नहीं था। वेयर हाउस में वो जिस ट्रैप में फंसा था वो हॉफमैन ने बनाया था, तभी उसमें बचने का कोई चांस नहीं था। फिर भी स्वयं किसी तरह बच गया। हॉफमैन का प्लान था कि जिक्सॉ गेम से सिर्फ वो जिंदा बचेगा और अपने साथ वो एक बच्ची को भी बचा लेगा, जिससे वो शहर का हीरो बन जाएगा। लेकिन स्वयं भी जिंदा बच गया, जिससे उसकी पॉपुलैरिटी थोड़ी कम हो गई और अब स्वयं उसके पीछे है। लेकिन हॉफमैन इस बात को अच्छी तरह जानता है, इसलिए वो एरिक्सन के साथ माइंड गेम्स खेल रहा है ताकि वो कन्विंस हो जाए कि स्वयं ही जिक्सॉ का साथी है। और एरिक्सन उसके जाल में फंसता भी जा रहा है। वो स्वयं के फोन को ट्रैकिंग पर लगा देता है और आप जानते हैं कि उसका फोन स्विच ऑफ है और हॉफमैन के पास ही है। हॉफमैन उसी जगह पर जाता है जहां से वो उस गेम को कंडक्ट कर रहा था और वो स्वयं के फोन को ऑन करके वहीं पर छोड़ देता है। ये सब जिक्सॉ की संगति का असर है। उधर ब्रेट और मलिक पहुंच गए थे गेम के लास्ट लेवल पर और ऑफ कोर्स वहां पर भी टाइम बॉम्ब्स थे। वहां एक बड़ा सा डिवाइस था जिसके अंदर एक बीकर था। अब उन्हें यह तो पता चल ही गया था कि उस बीकर को भरने के बाद ही बाहर जाने का दरवाजा खुलेगा, लेकिन उसे भरना किस चीज से है? उस डिवाइस के अंदर बड़े बड़े ब्लेड्स भी थे। जी हाँ, उस बीकर को उन्हें अपने खून से भरना है। अब यहाँ भी वो इसे ताकत की गेम बना सकते हैं। एक पर्सन को मारकर उसका पूरा खून निकाल कर दूसरा पर्सन बाहर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर फाइनली वो अपने दिमाग की आंखें खोलते हैं। उस डिवाइस में 5 होल थे, यानी कि उसमें 5 लोगों की जगह थी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि इस वक्त यहाँ पर उन 5 को होना चाहिए था। सबसे पहले लेवल से ब्रिट जो चाबियां अपने साथ लाई थी, वो देखते हैं कि वो सब चाबियां सेम थी, यानी कि सिर्फ एक ही चाबी से उन 5 के लॉक खुल सकते थे। दूसरे लेवल में उनके पास सिर्फ 3 चेंबर्स थे, लेकिन एक चेंबर में आराम से 2 लोग आ सकते थे, यानी कि वहां भी उन 5 को बचना था। तीसरे लेवल में 5 कॉर्ड्स कनेक्ट करने थे। अगर वो 5 एक कॉर्ड को पकड़ते तो उन्हें बहुत ही कम करंट लगता और वो बिल्कुल सही सलामत यहाँ पहुंच जाते। यहाँ वो सब अपना एक हाथ कट करके खून निकालते और वो बीकर भर जाता। 5 और आराम से फ्री हो जाते। लेकिन अब उन दोनों को ही वो बीकर भरना पड़ेगा और इसके लिए कितनी चीरफाड़ लगेगी ये तो कह नहीं सकते। उन्हें पहले ही बताया गया था कि वो सब कनेक्टेड हैं, उन्हें साथ में आगे बढ़ना था, लेकिन उनकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया। सबको अपनी अपनी पड़ी थी, जबकि उन्हें बिल्कुल साफ साफ कहा गया था कि तुम्हें अपनी इंस्टिंक्ट के अपोजिट चलना है। उन्हें एक दूसरे की मदद करनी थी, उन्हें मारना नहीं था। वो 5 एक बनेंगे, इसका मतलब उन्होंने सोचा कि उनमें से सिर्फ एक बचेगा, जबकि इसका मतलब था कि उन्हें एक साथ काम करना है। वो सब कनेक्टेड हैं, इसका सिर्फ एक ही मतलब नहीं था, वो सब एक क्राइम में भी कनेक्टेड थे। उन सब की वजह से 8 लोग एक बिल्डिंग में जिंदा जल गए थे। अब इसमें हम ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं है। उधर श्रैम का फ़ोन ट्रैक कर लिया जाता है और एरिक्सन उस लोकेशन के लिए निकल जाता है। उसी वक्त श्रैम हॉफमैन का पीछा कर रहा था। हॉफमैन के पीछे पीछे वो पहुंच जाता है नरगैस हाउस में, जिसे सेकंड पार्ट में यूज़ किया गया था। अब उसे अच्छी तरह रेनोवेट कर दिया गया है, शायद वहाँ पर हॉफमैन ही रहता है। स्ट्रैम उसे सीक्रेट डोर से नीचे जाता है, जिससे सेकंड पार्ट में एमेंडा और डैनियल गए थे। इधर वो दोनों अपने हाथ काटकर उस बीकर को भरना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं था। बड़े दुख की बात है कि अब जाकर वो मिलकर काम कर रहे हैं। खैर, टाइम पूरा होने से पहले वो उस बीकर को भर देते हैं। उधर एरिक्सन भी उस लोकेशन पर पहुंच जाता है जहां से हॉफमैन गेम कंडक्ट कर रहा था, और वहां उसे स्ट्रैम का फोन मिलता है, जिससे उसे 100% क्लियर हो जाता है कि स्ट्रैम ही जिक्सॉ का साथी है। लेकिन वहां पर कुछ और भी था। वहां पर ब्रिट और मलिक भी थे, जो कि फाइनल लेवल पार करके बाहर निकले थे, यानी कि वो गेम भी वहीं पर खेली जा रही थी।
उधर स्वयं पहुंच जाता है एक रूम में जहां उसे एक ट्रैप मिलता है जिसके अंदर कांच के टुकड़े भरे पड़े थे। ये ट्रैप हमने पिछले पार्ट में भी देखा था और मैंने आपको हिंट भी दिया था कि ये आगे यूज होगा। स्वयं उसके अंदर रखे टेप रिकॉर्डर को प्ले करता है और उसमें जिक्सॉ नहीं बल्कि हॉफमैन बोल रहा था। वो स्वयं को कहता है कि उसे इस बॉक्स में जाना है। इससे स्वयं को थोड़ी तकलीफ तो होगी लेकिन वो जिंदा बच जाएगा। चॉइस उसकी है। जिस वक्त वो टेप को सुन रहा था वहां हॉफमैन भी पहुंच जाता है। यहाँ उनके बीच हाथापाई होती है और आखिर में स्वयं हॉफमैन को ही उस ट्रैप में बंद कर देता है। फाइनली उसने हॉफमैन को पकड़ लिया, ऐसा उसे लग रहा था, क्योंकि तभी वो बॉक्स फ्लोर में फिट होने लगता है और उस रूम की दीवारें आगे आने लगती हैं, यानी कि स्वयं वहां भिजकर मरने वाला है। हॉफमैन ने उसे कहा था कि बॉक्स में जाने से उसे थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन वो जिंदा बच जाएगा। स्वयं ने उसकी बात अनसुनी कर दी, जैसे कि उसने मूवी के स्टार्ट में की थी। तब भी वो मरते मरते बचा था, लेकिन हर बार किस्मत साथ नहीं देती। इस बार वो मारा जाता है और उधर उसे जिक्सॉ का साथी घोषित कर दिया जाता है, जबकि असली साथी अब भी बच गया। और इसी के साथ यहाँ ये मूवी एंड हो जाती है। तो इस मूवी की फील एकदम 100 वाली है, लेकिन बाकी पार्ट्स की कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं है। इसमें कई सारी चीज मिसिंग है जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो इसमें कोई मेजर ट्विस्ट है नहीं, जो कि इस फ्रेंचाइज की खासियत है। पिछले सभी पार्ट्स के एंड में एक साथ कई सारे मेजर ट्विस्ट आते हैं जो पूरी मूवी के टाइम को वसूल कर देते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ट्विस्ट तो इसमें है ही नहीं, साथ ही इसमें इतनी डिटेल्स भी नहीं है जितनी पिछले पार्ट्स में थी। कुछ खास डिटेलिंग इसमें नहीं की गई। इस फिल्म में जो मेन गेम चल रही थी उसका कोई मतलब ही नहीं था। पिछले सभी पार्ट्स में हमने देखा कि मूवी में जो मेन गेम चलती है एंड में आकर वो मेन स्टोरी से कनेक्ट हो जाती है और हम हैरान रह जाते हैं, लेकिन इसके केस में वो भी नहीं हुआ। उस गेम का मूवी में चल रही स्टोरी से कोई लेना देना था ही नहीं। इस मूवी में ज्यादातर पार्ट गेम का ही है, लेकिन अगर मैं उस गेम के बारे में आपको ना भी बताता तब भी क्या स्टोरी पर कोई फर्क पड़ता? बिल्कुल नहीं। जो 3 बात इस फ्रेंचाइज में मेन है वो इस मूवी में थी ही नहीं। मूवी में दिखाया गया बौखलाता हुआ स्वयं और चालाक हॉफमैन, बस। इस मूवी का मकसद सिर्फ हमें हॉफमैन की बैक स्टोरी दिखाना था, इसके अलावा कुछ भी नहीं। इसके लिए इन्होंने पूरी एक फिल्म वेस्ट की, तभी हॉफमैन को लोग पसंद नहीं करते। अच्छी भली चल रही फ्रेंचाइज को उसकी वजह से बिगाड़ कर रख दिया। यहीं से 100 फ्रेंचाइज बिगड़नी शुरू हुई थी। तो मूवी का जो भी हिसाब था वो मैंने आपको बता दिया। बाकी इसकी स्टोरी में कुछ ऐसा है ही नहीं जिसे हम डिस्कस करें। हमें बस ये बताया गया कि हॉफमैन जिक्सॉ केस पर शुरुआत से है। वो जिक्सॉ का सबसे पहला साथी था और अब वही उसकी लेगेसी को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये मत भूलिए कि जिक्सॉ ने उसे टेस्ट नहीं किया, अभी उसे भी टेस्ट किया जाएगा। तो देखेंगे अगले पार्ट में क्या होगा। अब बात करते हैं इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इस मूवी का बजट था $10.8 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $113.9 मिलियन का, जो कि पिछले तीनों पार्ट से कम है। स्ट्रैम का रोल करने वाले एक्टर स्कॉट पैटरसन वाटर ट्रैप में अपना सर नहीं डालना चाहते थे। उन्होंने पहले उस ट्रैप को टेस्ट करवाया और उसकी टेस्टिंग अच्छी नहीं रही, जिस वजह से उनकी चिंता और बढ़ गई। लेकिन आखिर में उन्होंने हिम्मत करके ये सीन खुद किया और इसमें कई रीटेक्स हुए। फिल्मिंग के बाद उन्होंने दोबारा अपनी लाइंस को डब किया ताकि वो ज्यादा डीप लगे, क्योंकि स्ट्रैम ने अपने गले में छेद भी तो किया था। उन्हें इस फिल्म की एंडिंग भी नहीं पता थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि एंड में उनका कैरेक्टर मरने वाला है। डैनी ग्लोवर को उनके डिटेक्टिव टैब वाले रोल को रिप्राइज करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन वो ब्लाइंडनेस फिल्म में बिजी थे। सेथ बैक्स्टर का ट्रैप इंस्पायर था सर एडगर एलन पो की शॉर्ट स्टोरी द पिट एंड द पेंडुलम से। लास्ट ट्रैप में रियल एनिमल ब्लड यूज किया गया था, लेकिन उसे यूज करके फिल्म मेकर्स पछताए थे क्योंकि उसकी स्मेल बहुत खराब थी। ब्रिट का रोल करने वाली एक्ट्रेस अपने रोल से इतनी ज्यादा अफेक्टेड हो गई थी कि उन्हें नाइटमेयर्स आने लगे थे। गेम के सभी लेवल्स को सीक्वेंस के हिसाब से शूट किया गया था। ये पहली 100 फिल्म है जिसमें बिली किसी के सामने नहीं आया। क्या ये बात किसी ने नोटिस की थी? जिस सीन में हॉफमैन कॉर्बेट के साथ बाहर निकलता है, असल में वो 100 की एंडिंग के लिए शूट किया गया था। सबसे पहले गेम लेवल में जो ब्लेड्स थे वो वी शेप बना रहे थे, जिसका रोमन गिनती में मतलब होता है 5, और उन 5 को साथ ही रहना था। प्लस ये 100 का 5th पार्ट है और ये इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जिसमें गेम के विक्टिम फिल्म के नंबर से मैच करते हैं, यानी कि 5। ये इकलौती 100 फिल्म है जिसके DVD या ब्लूरे कवर पर बस 100 नहीं है। पेंडुलम ट्रैप सच में वर्किंग ट्रैप था। जब वो सीन शूट किया जा रहा था तब उसके ब्लेड को फोम से रिप्लेस कर दिया था, और जिस प्रेस से सेथ के हाथ क्रश होते हैं वो भी फोम की थी। ये इस फ्रेंचाइज की पहली फिल्म है जिसके एंड में किसी ने गेम ओवर नहीं बोला, और ये सीरीज की दूसरी फिल्म है जिसके एंड में जिक्सॉ के अलावा किसी और ने अपनी आवाज में टेप रिकॉर्ड की हो। ऐसा सेकंड पार्ट में अमेंडा कर चुकी है। ग्लास बॉक्स में जो ग्लास था असल में वो रबर था। इस मूवी का बॉडी काउंट है 6। तो ये थे इस मूवी से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।